हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 52nd लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड इन दिनों हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। आप लोगों की ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने कुछ टाइम पहले ये जो 1000 एमसीक्यू सीरीज है ये स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने टारगेट लिया था कि मैं 1000 एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। और वो टारगेट अब लगभग फिनिश पर है। मैं अब तक लगभग 800 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अब तक मैं 51 वीडियो लेक्चर्स, ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसके 51 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट है इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रही है। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैट्स, एफएम, इको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस समय पढ़ा रहे हैं। क्लास 11th और क्लास 12th की अकाउंटेंसी, इन सारे ही टॉपिक पर एमसीक्यू डिस्कस कर चुकी हूँ। लगभग 800 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। तो जरूर इन वीडियो सीरीज का फायदा उठाइएगा। और ये मैंने सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रख के करा रही हूँ। ठीक है, तो चाहे आप पीजीटी कॉमर्स की, यूजीसी नेट की, या कोई भी दूसरे असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी दूसरे एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये जो सब्जेक्ट जो लिस्ट में अभी आपको दिख रहे हैं, अगर ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, देन दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो इनका जरूर फायदा उठाइए। ठीक है, और अगर आपको लगे कि आपने कुछ नॉलेज गेन की है तो इन वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर नोन एज। जो एलिमेंट होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें फंक्शन कहा जाता है, नेचर कहा जाता है, कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कि स्कोप कहा जाता है? तो हम जानते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको फंक्शंस कहते थे ना। आपने पढ़ा था 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पढ़ा था ना। तो वो सब क्या है? वो मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स थे। ठीक है, और उन्हीं को तो फंक्शन कहते थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था ना। तो जो एलिमेंट होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, उनको कहा जाता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथॉरिटी इज डिराइव फ्रॉम। जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो किससे डिराइव होती है? पोजीशन से, सीनियोरिटी से, टेक्निकल कॉम्पिटेंस से, या क्वालिफिकेशन से? अथॉरिटी किससे आती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये जो टर्म है अथॉरिटी, ये थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। अथॉरिटी बेसिकली क्या होता है? अथॉरिटी मतलब राइट, एक अधिकार, टू गाइड, टू डायरेक्ट द एक्शन ऑफ अदर्स। दूसरों को गाइड करने, दूसरों को डायरेक्ट करने का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है ना, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, वो अचीव हो सके। अथॉरिटी क्या है? वो पावर है। अथॉरिटी क्या है? वो पावर है टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने का जो पावर होता है, विच गाइड्स द एक्शन ऑफ अदर। ठीक है, जो दूसरों के एक्शन को गाइड करता है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। और ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी आती है वो, वैसे तो डिफरेंट रीजन के कारण अथॉरिटी आती है, ठीक है, बट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आती है बिकॉज ऑफ द, मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज द पावर इन अ पोजीशन। किसी भी एम्प्लॉय की क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से अथॉरिटी डिराइव होती है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर पता चल गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अथॉरिटी इज डिराइव फ्रॉम पोजीशन, पोजीशन से आती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डैश पावर इज डिराइव फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पर्सन की जो फॉर्मल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से जो पावर डिराइव होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको सोशल पावर कहते हैं, कोरेसिव पावर कहते हैं, एक्सपर्ट पावर कहते हैं, या उसे लेजिटिमेट पावर कहते हैं? कौन सी पावर होती है जो फॉर्मल पोजीशन के कारण आती है? ठीक, तो इसके लिए जरा मैं आपको ये जो चारों ही टाइप की पावर है इनके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, आप आंसर खुद ही कर लेंगे। चलिए, एक ये देखिए लिखा है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या होती है? एक्सपर्ट पावर यानी वो पावर विच डिराइव्स बिकॉज ऑफ द एक्सपर्ट नॉलेज, बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक एक्सपर्ट नॉलेज है जो आपके अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं है। तो उसके कारण जो नॉलेज, तो उसके कारण जो पावर आती है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर।
ठीक है। अगला क्या है, कोरोसिव पावर। कोरोसिव पावर ये एक बार डिस्कस हो चुका है वैसे पहले। कोरोसिव पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू फोर्स एन एम्प्लॉय। ये मैनेजर की वो एबिलिटी जिसके थ्रू मैनेजर एम्प्लॉय को फोर्स कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है, पनिश कर सकता है अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस पावर को कहा जाता है कोरोसिव पावर। ठीक। अगला क्या है, सोशल पावर। यानी सोशल इन्फ्लुएंस के कारण जो पावर आती है, जिसके थ्रू आप स्टैंडर्ड, एक मैनेजर स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, नॉर्म क्रिएट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सोशल पावर। ठीक है। फिर एक पावर होती है, ये डी ऑप्शन क्या है, लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर मतलब वो पावर जो डिराइव होती है फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, उसमें जो पोजीशन एम्प्लॉय होल्ड करता है, उसके कारण जो पावर आती है, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट पावर। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है। विच वन इज योर आंसर? क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर्मल पोजीशन की वजह से पावर जो आती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन डी, उसको कहा जाता है लेजिटिमेट पावर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्करेंट कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज। जो कॉन्करेंट कंट्रोल होता है, इसको और क्या कहा जाता है? फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, स्टेयरिंग कंट्रोल या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसे क्या कहा जाता है? कॉन्करेंट कंट्रोल का दूसरा नाम आपको बताना है। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्करेंट कंट्रोल बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये चारों जो ऑप्शन है ये बता दूंगी, तो आप आंसर खुद ही कर लेंगे। तो कॉन्करेंट कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? कॉन्करेंट कंट्रोल मतलब आइडेंटिफाई करना एंड प्रिवेंट करना, प्रॉब्लम को पहचानना और उसको दूर करना ऑर्गेनाइजेशन में एज एंड व्हेन दे अकर। यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आए तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंट्रोल। यानी कि सिस्टम को रियल टाइम बेसिस पे हर समय मॉनिटर करते रहना, ये होता है कॉन्करेंट कंट्रोल। ठीक है, प्रॉब्लम जैसे ही आई उसको आइडेंटिफाई करो और उसको प्रिवेंट करो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉन्करेंट कंट्रोल। ठीक, यानी रियल टाइम बेसिस पे आपको हर समय कंट्रोलिंग करते रहना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंट्रोल। इसी को कॉन्करेंट कंट्रोल कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको ये चारों जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला क्या है, फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर इवैल्यूएट करता है टीम की परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके एंड में फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल में प्रोडक्शन प्रोसेस के एंड में मैनेजर इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है फीडबैक कंट्रोल। प्रोडक्शन प्रोसेस के एंड में जो भी गोल है वो इफेक्टिवली अचीव हुआ है कि नहीं है, वो एनालाइज किया जाता है फीडबैक कंट्रोल में। जबकि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है, देखिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का दूसरा नाम है प्री एक्शन कंट्रोल या प्रिवेंटिव या प्रिलिमिनरी कंट्रोल भी कहते हैं फीड फॉरवर्ड को। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है बिफोर अ प्रोसेस। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके पहले बिफोर अ प्रोसेस यहाँ पे कंट्रोलिंग की जाती है। इसका फायदा ये होता है कि कोई बैड थिंग जनरली नहीं अकर करेगी। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही कंट्रोलिंग कर ली। तो ये क्या होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में, बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोसेस से पहले ही कंट्रोलिंग करना, ये प्रोडक्शन के बाद कंट्रोलिंग करना। अगला क्या है, स्टेयरिंग कंट्रोल। तो स्टेयरिंग कंट्रोल एक टाइप का मार्केटिंग कंट्रोल होता है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई डिससैटिस्फैक्ट्री या अनसैटिस्फैक्ट्री मार्केटिंग परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ठीक है, तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे प्रिवेंट किया जाता है और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस, स्टेयरिंग कंट्रोल में क्या होता है, स्टेयरिंग कंट्रोल में ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और करेक्टिव एक्शन लेना, ये होता है स्टेयरिंग कंट्रोल में। और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, क्रिटिकल, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब यहाँ पे मेन फोकस जो है केवल जो की एरियाज हैं, ठीक है, केवल की एरियाज पे मेन फोकस रखा जाता है, जहां पे डेविएशन एक्सेप्टेड नहीं होता है। ठीक है, एंड शुड बी अटेंडेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। केवल की एरियाज जो है उस पे मेन ध्यान रखा जाता है और वहां पे कोई भी मिस्टेक, कोई भी डेविएशन न हो, ठीक है, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो की एरिया को ध्यान में रखा जाता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर पता चल गया है। फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है, एंड में कंट्रोलिंग की जाती है, फीड फॉरवर्ड में स्टार्टिंग में की जाती है, स्टेयरिंग में ड्यूरिंग
द प्रोसेस की जाती है, और क्रिटिकल पॉइंट में केवल की एरियाज को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, उन्हें ज्यादा फोकस में रखा जाता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है। कॉन्करेंट कंट्रोल मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे हर समय कंट्रोलिंग करना इज कॉन्करेंट कंट्रोल। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन समझ में आ गया है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर, क्या, स्टेयरिंग कंट्रोल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लीडरशिप पे है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश लीडरशिप इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन लेसेस फेयर एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये दो लीडरशिप की स्टाइल है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी लीडरशिप की स्टाइल है विच इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दीज टू लीडरशिप स्टाइल। ये जो दो लीडरशिप स्टाइल के बीच की कौन सी लीडरशिप की स्टाइल होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन है परसुएसिव, डेमोक्रेटिक, इंस्टीट्यूशनल एंड फ्री रेन। आपको बताना है कौन सी लीडरशिप की स्टाइल है विच इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन लेसेस फेयर एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक, तो वैसे मैं लीडरशिप की स्टाइल, जो मेन 3 लीडरशिप की स्टाइल होती है, इन तीनों को मैं डिटेल में डिस्कस एक बार हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, पर चलिए शॉर्ट में एक बार फिर से बताती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ यूज ऑफ पावर, यानी कोई भी लीडर कितना पावर यूज करता है उसके बेसिस पे, डिग्री ऑफ यूज के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो 3 मेन लीडरशिप स्टाइल होती है। पहली है ऑटोक्रेटिक, जिसको ऑथोरिटेरियन भी कहते हैं, जिसको डायरेक्टिव भी कहते हैं, और जिसको मोनोथेटिक भी कहते हैं। ये पहली स्टाइल। दूसरी क्या होती है पार्टिसिपेटिव, जिसको डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, जिसको कंसल्टेटिव भी कहते हैं, जिसको आइडियोग्राफिक भी कहते हैं। मैं ये सारे बता दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं एग्जाम में क्या पता आइडियोग्राफिक बोले तो आप बोलेंगे आइडियोग्राफिक तो बताया नहीं था, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए। तीसरा क्या है फ्री रेन, तीसरी जो स्टाइल होती है दैट इज फ्री रेन, और उसी को कहते हैं लेसेस फेयर, जो आपको क्वेश्चन में दी है। तो ये 3 मेन लीडरशिप की स्टाइल होती है। चलिए पहली स्टाइल के बारे में बताती हूँ। पहली जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, इसमें क्या होता है जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो मैनेजर के पास होता है। यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर होता है जो मैनेजर के पास खुद होता है, ठीक है। यहाँ पे लीडर जो होता है वो कंट्रोल करता है, एकदम कंप्लीट कंट्रोल को करता है ओवर द सबऑर्डिनेट, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है अथॉरिटेरियन, यानी यहाँ पे अथॉरिटी किसके हाथ में होती है लीडर के हाथ में होती है। दूसरा क्या होता है पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, इसमें क्या होता है जो लीडर होता है वो डिसेंट्रलाइज करता है एंड डेलीगेट करता है अथॉरिटी को टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को भी थोड़ी सी अथॉरिटी देता है। यहाँ पे लीडर फाइनल डिसीजन लेता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये होता है पार्टिसिपेटिव। अगला क्या है फ्री रेन, यानी जहां पे उन्होंने सबऑर्डिनेट को फ्री छोड़ दिया है, कंप्लीट फ्रीडम दी है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट को एक बार डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है, रूल रेगुलेशन बता दिया, उसके बाद सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज फ्री रेन या लेसर स्फेयर कहते हैं। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट होते हैं इनको काफी फ्रीडम होती है, ठीक है। तो ये 3 लीडरशिप स्टाइल होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल है विच इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन लेसर स्फेयर एंड ऑटोक्रेटिक। तो आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच की लीडरशिप स्टाइल कौन सी है, ये पार्टिसिपेटिव या जिसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है, आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेमोक्रेटिक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डैश ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें से कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी है जिसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। 4 मोटिवेशन की थ्योरी आपको ऑप्शन में दी गई है, इसमें से कौन सी थ्योरी है जिसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। तो मैं चलिए चारों के बारे में बता दे रही हूँ। सबसे पहली क्या है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, पूरा नाम क्या था मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें क्या था जितनी भी नीड्स है उनको 5 लेवल में डिवाइड किया गया था, 5 लेवल्स में थी वो नीड्स, याद आ रहा है, तो वो थी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। दूसरी कौन सी है हर्ट्जबर्ग थ्योरी। हर्ट्जबर्ग थ्योरी का पूरा नाम है हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इसमें हर्ट्जबर्ग ने कहा था कि देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ नीड्स, 2 कैटेगरी की नीड्स होती हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, बट दे इफेक्ट द बिहेवियर इन अ डिफरेंट वे, एक वो एक दूसरे के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं।
हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। उसमें कहा था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर इन वर्क प्लेस दैट कॉजेज जॉब सेटिस्फैक्शन। उसने कहा था दो तरीके के फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर वो होते हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, और एक सेपरेट सेट ऑफ फैक्टर होते हैं जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये होती है हर्ट्जबर्ग की थ्योरी। ठीक है, ये होती है हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। ठीक। तीसरा क्या था? तीसरा था मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। याद आ रहा है? मैकग्रेगर ने दिया था थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। लास्ट के वीडियो में मैं डिटेल में ये थ्योरीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक। फिर चौथा क्या था? व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक। तो ये चार थ्योरी हैं, आपको बताना है कौन सी है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो अब मैंने आपको बता दिया, आपको अब समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हर्ट्जबर्ग की जो थ्योरी थी वो थी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 1000 एमसीक्यू सीरीज, स्टैट्स, बीकॉम की जो एडवांस अकाउंटिंग है, क्लास 11th की कंप्लीट अकाउंटेंसी, क्लास 12 की कंप्लीट अकाउंटेंसी, इन सब पे आपको वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में मैं और भी कई नए सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ, जैसे स्टार्ट्स में कर चुकी हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स कवर करूंगी, एफएम करूंगी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स। तो आने वाले वीडियोस में मैं वो कवर करूंगी। और अभी तक मैं 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, और बहुत सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं। तो जरूर इनका फायदा उठाइए और इन वीडियोस की मदद से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। यानी इनमें से कौन सा लीडर होता है जो अपने सबऑर्डिनेट पे कंप्लीट कंट्रोल करता है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव या फ्री रेन? तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 75 में डिस्कस किया था कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है, उसमें जो लीडर होता है ऑटोक्रेटिक लीडर, वो कंप्लीट कंट्रोल करता है ओवर इट्स सबऑर्डिनेट। ठीक है, वहां पे सबऑर्डिनेट को कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। ये जो डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या कहते हैं? क्या ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, या नन ऑफ एबीसी? एबीसी तीनों में से कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे ऑप्शन बता देती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन है कि डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है? तो चलिए एक एक करके सभी बता देती हूँ। पहला क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो डिवाइड करता है वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट के बीच में काम को डिवाइड करता है, और वो रिस्पेक्टिव काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को देता है। तो इसको कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दूसरा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइज करना यानी डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइज करना यानी जो अथॉरिटी है वो एक जगह न रखना, सेंट्रलाइज न करके डिसेंट्रलाइज कर देना, अथॉरिटी को डिस्पर्स कर देना। ठीक है, जो अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, उसको डिस्पर्स कर देना इन वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अगला क्या है? वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? अगर जो मैनेजर है वो अपने अंडर में कई सब ऑर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी जब मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को एट अ टाइम, तो इसको कहते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। जबकि दूसरा क्या होता है? एक होता है शॉर्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल। शॉर्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब मैनेजर कम नंबर ऑफ एम्प्लॉय को अपने अंडर एक बार में कंट्रोल कर रहा है, तो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में लेवल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये देखिए लेवल ज्यादा हो जाएंगे, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल, और इसको कहा जाता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो मैंने आपको तीनों टर्म बता दिए हैं, तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कौन सा आंसर है। डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी
थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी अथॉरिटी है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पर्स अगर की गई तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी अथॉरिटी को एक जगह सेंट्रलाइज ना करके उसे डिस्पर्स कर दिया गया है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर इन पर्सन कम टू अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट हैज टू बी डन इन अ गिवन सिचुएशन। यानी इस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू पर्सन चॉइस करता है और इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट हैज टू बी डन, यानी क्या करना चाहिए। ठीक है, इस कंक्लूजन पे पहुंचता है किस एक्शन के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, डिसीजन मेकिंग के थ्रू या कंट्रोलिंग के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कौन सा एक्ट है ऑफ चॉइस जिसमें अ पर्सन कम्स टू अ कंक्लूजन, जिसमें पर्सन इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि व्हाट हैज टू बी डन इन अ गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं, वैसे ये चारों ऑप्शन एक बार डिस्कस हो चुके हैं। ये सब क्या है, फंक्शंस है मैनेजमेंट के। ठीक है, हम जानते हैं प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, आगे का जो रोड मैप है तैयार करना, इस कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो भी फिजिकल, फाइनेंशियल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ लाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना और एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना और फिर देखना कि इफ देयर इज अ डेविएशन और नॉट, और अगर इनकरेक्ट मतलब निगेटिव डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन लेना, दैट इज कंट्रोलिंग। जबकि डिसीजन मेकिंग क्या है, तो डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या की जाती है, चॉइस। डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस है जिसमें की जाती है चॉइस, जिसमें डिसीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको एक्सेस एसेस किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जहां पे हमारे सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो और उसमें से किसी एक ऑल्टरनेटिव को हमें चूज करना हो। ठीक है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो डिसीजन मेकिंग वो एक्ट है जिसमें चॉइस करता है एक पर्सन कि व्हाट हैज टू बी डन इन अ गिवन सिचुएशन, यानी गिवन सिचुएशन में क्या एक्ट करना चाहिए। तो दिस इज डिसीजन मेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। किसको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट, फियोल को, ड्रकर को, टेलर को कि डेविड को, किसको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो एकदम भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो एफ डब्ल्यू टेलर हैं, ये जो एफ डब्ल्यू टेलर है ये कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो एफ डब्ल्यू टेलर है ये कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये जो हेनरी फ्योल है ये कौन है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और ये जो पीटर ड्रकर है ये कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये है फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये वैसे एक बार और पीछे के वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो पीटर ड्रकर कौन है, फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्योल फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ड्रकर कौन थे, पीटर ड्रकर, ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ हमने जितने भी क्वेश्चन आप आज डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। मेरा गला खराब है पर फिर भी मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ है, इसीलिए शायद मैं गला खराब होने की वजह से भी वीडियो बना रही हूँ। इवन इन दिनों मुझे वीडियो में बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे बीच में आ जा रही है खांसी मुझे खांसी आ जा रही है और जिस दौरान मैं खांस रही हूँ फिर मुझे वो सारी कट करने पड़ रहे हैं, एडिट करना पड़ रहा है। तो मेरा काम इस समय बहुत बढ़ गया है। तो मैं चाहूंगी जो मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ आप भी उसे रिकॉग्नाइज करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं हाउ वाज दिस लेक्चर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।